हेलो 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 प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा सेशन है क्लास 12 का संबंध एवं फलन। इससे पहले के सेशंस में हमने पढ़ लिया है कि समुच्चय क्या होते हैं। संबंध एवं फलन में ही हमने पढ़ा है कि समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। फिर हमने ये भी देखा था कार्तीय गुणन से क्या मिलता है, क्रमिक युग्म। फिर हमने क्रमिक युग्म की समानता देखी थी। फिर संबंध क्या होता था, क्या होता है ये देखा था। फिर हमने संबंधों के प्रकार देखा था, है ना बच्चों। 7 तरह के हमने संबंधों के प्रकार देखा था और एक और लास्ट में हमने देखा था क्या, तुल्यता संबंध। ठीक है, तो आज हम उसी पे बेस पे क्या करेंगे, अपना एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से आपको क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको क्या मिलता है, आपको एक सेल्फ एक्सरसाइज करने से सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या मिलता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कुछ संबंध आपको दे दिए जाएंगे, 4 5 संबंध है जिसमें आपको बताना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है स्वतुल्य, सममित और बच्चों संक्रामक। ओके बच्चों, इसमें मैं आपको फर्स्ट, बहुत ज्यादा लंबा सेशन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे 5 क्वेश्चन जिसमें हमको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताना। पिछले सेशन में हमने देखा था कि स्वतुल्य क्या होता था, स्वतुल्य क्या होता था, ए से ए का ही रिलेशन होता था। मतलब कि किसी एलिमेंट का खुद से ही अगर संबंध हो तो उसको स्वतुल्य कहते थे। सममित में क्या होता था, अगर ए से बी का संबंध है तो बी का भी ए से संबंध होना कंपल्सरी। ओके बच्चों, और संक्रामक में हमने क्या देखा था कि अगर ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है तो बच्चों ए का भी सी से संबंध होना क्या है, जरूरी है, कंपल्सरी है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 14 तक। ओके, ए इज इक्वल टू 1 2 3 14 तक, और आपको एक संबंध दे रखा है। संबंध आर क्या दे रखा है बच्चों कि एक्स वाई, जहां पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, एक एक्स वाई है। ओके बच्चों, जहां पे सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई किसके एलिमेंट हैं, ए के ही एलिमेंट है। अब देखिए, अगर आपको केवल एक समुच्चय दे दिया, बस एक समुच्चय दिया है ए, तो इसका मतलब है कि आपका संबंध किससे हो रहा है, आपका कार्तीय गुणन किसमें होगा, ए का ही ए में होगा। ठीक है, बिना कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, क्लियर बात को समझिए कि अगर हमको 2 संबंध दे रखा है ए और बी, तो इसका मतलब है कि हमारा संबंध किसके बीच में, ए का बी में है या बी का ए में है। ठीक है, और कार्तीय गुणन बी का ए में है या ए का बी में। ओके बच्चों, सॉरी। और अगर केवल एक समुच्चय दिया है, जैसे यहाँ पे केवल ए दिया है समुच्चय, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए का ही ए से संबंध है। ठीक है, यहाँ पे एक नियम क्या दे रखा है, मतलब संबंध आपको पता है कि किसी नियम द्वारा जुड़े होते हैं। तो क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 3x, है ना बच्चों। यानी कि x का जितना वैल्यू रखेंगे हम, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए कि अगर हम x1 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 3, x2 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 3 2 6, x3 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 3 3 9। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब एक चीज देखते हैं कि 1 से 14 तक है, यानी कि x की वैल्यू 1 से लेके 14 तक रखते जाते। चलिए हम लोग बस क्वेश्चन देख के हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, अभी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। ओके, x इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3 इंटू 1 क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। ओके, x इज इक्वल टू 2 रखा तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 2 6। ठीक है, x इक्वल टू 3 रख दिया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब x इक्वल टू जब 4 रखा तो y इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 4 12। ओके, अब x इक्वल टू 5 रखा तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। ठीक है, क्या हम इसके आगे बढ़े, अगर मैं कहूंगी नहीं तो आप कहेंगे क्यों, क्योंकि एक चीज देखिए, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है सर, एक्स वाई क्या होना चाहिए, ए का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है मैम, तो 1 2 3 4 5 तो एक्स 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे है ही एलिमेंट ए का। अब हम x इक्वल टू 6 भी लेंगे तो भी तो एलिमेंट होगा ए का। अगर हम x की जगह 14 भी लेंगे तो भी तो एलिमेंट होगा ए का। बट ये तो बस x के लिए शर्त हुई ना बच्चों। अब थोड़ा y पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि x और y दोनों तो एक एलिमेंट है, तो दोनों पे ध्यान देना जरूरी है ना। अच्छा ठीक है मैम, फिर हम दोनों पे ध्यान देते हैं। तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3 तो एलिमेंट है ही ए का,
6 भी आएगा ए में, 9 भी आएगा ए में, 12 भी आएगा ए में, बट क्या 15 आएगा ए में? क्योंकि ये कहाँ तक है, बस 14 तक है ना बच्चों, तो 15 तो आएगा नहीं है में। इसका मतलब है कि हम इसको नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि ये 15 है और इसमें बोला है कि एक्स वाई एक एलिमेंट होना चाहिए, तो हम इसको नहीं ले सकते। हम बस कहाँ तक लेंगे, हम बस क्या करेंगे, यहीं तक लेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ तक ले लिए तो फिर हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास क्या क्या मिल गया, देखिए अगर हम रोस्टर रूप में इसको लिखते हैं तो r इज इक्वल टू क्या क्या मिल गया, 1 और 3। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, 2 और 6। ठीक है, फिर 3 और 9। ठीक है, फिर 4 और 12। ठीक है, अब देखिए, अब तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब आगे एक और चीज है कि अब हमको क्या दिखाना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना है कि ये तीनों है कि नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, ए का ए में ही संबंध होना चाहिए। तो आप देखिए, क्या 1 का 1 में संबंध है बच्चों, क्या 1 का 1 में संबंध है? नहीं मैम, 1 का संबंध तो 3 में हो जा रहा है, 2 का संबंध 2 में है नहीं, 2 का संबंध 6 में हो जा रहा है। तो देखिए, स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होने के लिए बेटा 1 का 1 में संबंध होना चाहिए। ये किसका किसका एलिमेंट होना चाहिए, आर संबंध का एलिमेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। जब पहला ही नहीं है तो आगे का लिखने का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। ये इसका एलिमेंट नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है मैम, स्वतुल्य नहीं होगा। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्यों कंप्लीट करें, अब हम थोड़ा सममित भी तो देख लें। अच्छा, सममित के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए का बी से संबंध है तो बी का भी ए से संबंध होना चाहिए। ठीक है, संबंध अगर सममित में अगर 1 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध भी 1 से होना चाहिए, यानी 1 और 3 अगर एलिमेंट है आर के, तो 3 और 1 भी किसके एलिमेंट होने चाहिए, आर के एलिमेंट होने चाहिए। मीन्स अगर इसका यहाँ पे सममित के लिए समझिए, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू अगर हमको 3 मिल रहा है, मतलब a का संबंध b से मिल रहा है, अब देखिए सममित के लिए क्या कि a इज इक्वल टू जो भी हो और b इज इक्वल टू जो भी a का b से जो संबंध हो वही संबंध b का a से होना चाहिए। अगर a का संबंध b से, यानी a की जगह अगर हम x लिख ले रहे हैं, x इज इक्वल टू x और y, फिर y और x। ठीक है बच्चों, तो क्या कि x y, ठीक है, x y ही लेके चलिए। तो देखिए अगर x इज इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं, अगर 1 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू हमको 3 मिल रहा है ना, तो क्या 3 से संबंध है 1 का, तो देखिए अगर 3 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, 9 मिल रहा है ना। तो 1 और 3 एलिमेंट है, 1 और 3 एलिमेंट है आर के, लेकिन 3 और 1 एलिमेंट नहीं है आर के, क्योंकि जब हम x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 1 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हैं क्या कि सॉरी 1 और 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अतः सममित होगा नहीं, सममित नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए संक्रामक देखते हैं। अगर संक्रामक में क्या होता था बच्चों कि अगर a का संबंध b से है, ठीक, और b का संबंध c से है, तो a का भी संबंध c से होना चाहिए। अब मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 1 हमने ले लिया, तो y इज इक्वल टू कितना मिला, 3 मिला। अगर a का संबंध b से है, ठीक, फिर b का संबंध a से है, 3 रखने पर कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है ना। तो a का संबंध b किससे होना चाहिए, a का संबंध b c से होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 9 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 मिल जा रहा है हमको, मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये संक्रामक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन हाँ, लेकिन 1 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अतः यह संक्रामक होगा नहीं, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज, 1 3 इज एलिमेंट ऑफ आर और 3 9 इज एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। जल्दी से बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सब में आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक ही बताना है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। मजा आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। मैंने बहुत अच्छा सा सेशन लिया था इस पे, संबंधों के प्रकार पे। आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, ठीक है, देखिए 2 क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में संबंध r बराबर एक्स वाई, ठीक है बेटा, r बराबर एक्स वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 बट x इज लेस देन 4, ठीक है। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है? देखिए ये सिंपल सा आपको क्या बोल रहा है कि आप प्राकृतिक संख्या क्या होती है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक आपकी जाएंगे। संबंध क्या बोल रहा है, एक्स वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। मतलब कि अगर आप x इज इक्वल टू 1 रखते हो तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है बेटा। तो और x लेस देन 4, x 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 रख दिया, x की वैल्यू एक बार 2 रख सकते हैं, एक बार 3 रख सकते हैं, बट 4 नहीं रख सकते क्योंकि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, अगर x इज इक्वल टू 2 रखा तो 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, ठीक है। ये हमको मिल गया संबंध। अब संबंध जरा रख लीजिए, r इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 6 2 7 3 8। अब हम इस क्वेश्चन को जल्दी से एकदम इजी वे में करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को हम बहुत डीपली किए थे। अब देखिए अगर हमको स्वतुल्य बताना है, ठीक है, स्वतुल्य सममित और संक्रामक, ओके बेटा। तो देखिए क्या आपको 1 से संबंध दिखाई दे रहा है, क्या आपको कोई भी संबंध दिखाई दे रहे हैं? देखिए यहाँ पे 1 का संबंध 6 से हो गया, 2 का संबंध 7 से हो गया, 3 का संबंध 8 से हो गया, जबकि स्वतुल्य क्या कहता है, 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, 3 का संबंध 3 से होना चाहिए। तो क्योंकि 1 का संबंध 1 से नहीं है, मतलब ये एलिमेंट नहीं है r का, अतः स्वतुल्य क्या नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखिए अब सममित क्या कहता है कि अगर 1 का संबंध 6 से है तो 6 का भी संबंध 1 से होना चाहिए। क्या इस संबंध में कहीं 6 का संबंध 1 से दिखाई दे रहा है? सिंपल, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा हमने डीपली किया था ना, इसमें आपको बस इसको लेके ही चलना है कि आप सममित में क्या करेंगे। अब देखिए 1 का संबंध 6 से है तो 6 का संबंध भी 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 7 से है तो 7 का संबंध भी 2 से होना चाहिए, मतलब ये सारे किसका हिस्सा होना चाहिए, इस r संबंध के हिस्सा होना चाहिए, जो कि ये नहीं है ना बेटा। तो क्या लिख देंगे, 1 6 इज एलिमेंट ऑफ r बट 6 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, अतः सममित नहीं होगा। अब संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए क्या बोलता है कि ए बी, अगर ए बी में कोई संबंध और बी से सी में कोई संबंध है तो क्या होना चाहिए, ए से सी में भी संबंध होना चाहिए, है ना बेटा। यानी अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 से 6 का संबंध है, बट क्या 6 का किसी अदर से संबंध है, इसमें कहीं भी नहीं है ही नहीं। तो आपको सिंपली आप लिख सकते हैं, सिंपली आप क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे ना कि नहीं ये संक्रामक नहीं है ना, संक्रामक नहीं है क्योंकि 1 का, क्योंकि इसमें y का कोई टर्म मौजूद नहीं है जो इक्वल हो, नहीं है जो बराबर हो, क्योंकि बराबर चाहिए ना, क्योंकि a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी, यानी कि b b बराबर होना चाहिए, नहीं है जो कोई टर्म मौजूद नहीं है, कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संक्रामकता, ये संक्रामक नहीं होगा, है ना। तो संक्रामक होगा नहीं होगा, है ना, संक्रामक नहीं है, ठीक है बेटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, एक बार देख लीजिए ध्यान से, बस ऐसे ही हमको करते जाना है, ठीक है। ऐसे आपने संबंध बना लिया, फिर उस संबंध पे आप ये सारे संबंधों के प्रकार को सेटिस्फाई करा के देखते जाइए कि क्या ये संबंध बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं
तो लिखते थे कि एलिमेंट नहीं है संबंध के, बस संबंध के जब एलिमेंट नहीं है तो स्वतुल्य नहीं हुआ, सम्मित नहीं हुआ, संक्रामक नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप क्या बोल रहा है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब आर संबंध क्या दे रहा है कि एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से। आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, वाई भाज्य है एक्स से मतलब वाई बाई एक्स। ओके बेटा, वाई बाई एक्स मतलब एक्स इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, वाई अपॉन 1 ऐसे आएगा। ठीक है, वाई अपॉन 1 एक्स जो है, एक्स क्या होना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक बार हम लोग क्या बनाते हैं, एक बार थोड़ा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं कि y बाई एक्स करने पे क्या आना चाहिए, शेषफल आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर y बाई एक्स करते हैं तो शेषफल क्या आना चाहिए, आपका शेषफल बेटा 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर 1 बाई 1 करते हैं, 1 बाई 1 तो भी शेषफल 0 आएगा, 1 बाई 2 करते हैं तो भी शेषफल 0 आएगा। यानी कि यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रहा है, 1 बाई 1 करते हैं तो भी शेषफल 0 आएगा, 1 आएगा, 2 बाई 2 करते हैं तो भी 1 आएगा, 3 बाई 3 करते तो भी 1 आएगा, यानी शेषफल 0 आएगा। 4 बाई 4 करते, यानी इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि x इक्वल टू जितना है y इक्वल टू जितना है, यानी कि 4 का 4 में ही संबंध है, यानी कि a का a में ही संबंध है, यानी कि ये क्या हुआ, ये स्वतुल्य हुआ है ना बेटा। इसको अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि x बाई x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं को विभाजित करेगी। ठीक है, विभाजित करेगी, है ना बच्चों। तो क्या होगा, तो स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, है ना बेटा, तो स्वतुल्य होगा। ठीक है, अब एक आता है क्या, अब आता है हमारा सम्मित। ठीक है, स्वतुल्य तक तो हो गई सही। अब देखिए, अब सम्मित में क्या आता है, पहले हम क्या बना लें, पहले हम संबंध थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, कि अब तो 1 1 2 2 3 3 हमको ये मिल गया। अब देखिए, अब किससे किसको डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है, क्या 1 से तो सब 1 का तो हम देख लिए। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब 2 से किस में डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। 2 से अगर 4 में हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से 6 में डिवाइड करते हैं तो भी शेषफल 0 आएगा। ठीक, अब तो कुछ ऐसा टर्म नहीं बचा कि जिससे डिवाइड करने पर शेषफल 0 आए। अब चलिए 2 को हटा दीजिए, अब 3 को उठाइए, क्या 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, नहीं। 3 से 2 में, नहीं। 3 से 4 में, नहीं। 3 से 5 में, नहीं। 3 से 6 में करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो 3 और 6 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब 4 को उठाइए, 4 से छोटी वाली तो जाहिर सी बात है डिवाइड नहीं करेगी, तो 4 से 5 में डिवाइड करेंगे तो नहीं बनेगा, 4 से 6 भी नहीं बनेगा। फिर 5 उठाइए, 5 से 6 में नहीं बनेगा, 6 अकेले छोड़िए, यानी कि आपको यही 3 संबंध प्राप्त हुए। अब देखिए, सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर 2 का 4 में संबंध है, ये एलिमेंट है R का, मतलब कि अगर 4 बाई 2 करने पे हमको शेषफल 0 मिला, ये पूरा पूरा काट दिया 2 टाइम्स में, तो अगर हम 2 बाई 4 भी करें ना तो वो भी क्या आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए, वो भी पूरा पूरा काट दे। बट क्या यहाँ पे काटेगा, नहीं काटेगा, तो जाहिर सी बात है ये सम्मित नहीं होगा। यानी कि अगर ए बी एलिमेंट है R का तो BA भी एलिमेंट होना चाहिए R का। बट यहाँ पे कहीं एलिमेंट है, कहीं 4 2 है R में, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, सिंपली ये नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होगा। अब देखिए, अब संक्रामक अगर हम देखते हैं, ठीक बेटा, अब संक्रामक देखते हैं, तो संक्रामक में क्या कहता है कि 2 का अगर 4 से संबंध है, ठीक है, 2 का अगर 4 से संबंध है तो अब देखिए 2 का संबंध अगर 4 से है, चलिए 2 का संबंध 4 से है, ठीक है, तो 4 से आपको मिल रहा है, 4 से किसी का संबंध,
फोर से किसी का संबंध है ही नहीं, y का टर्म ऐसा कोई मौजूद नहीं है, b ऐसा आपको कोई मौजूद नहीं है जो कि इक्वल हो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो y का कोई टर्म इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो संक्रामक होगा। बस इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि संक्रामक नहीं होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखने से ही साफ साफ आपको पता चल रहा है कि जब कोई टर्म मौजूद ही नहीं है तो सिंपल सा बात है कि संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में r इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक। ओके, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, पूर्णांक तो समझते हैं, समझते हैं ना, निगेटिव वाला 0 भी और पॉजिटिव वाला समुच्चय z। संबंध क्या दिया है, r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस वाई कितना आना चाहिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, नहीं सॉरी, x माइनस वाई 0 नहीं, एक पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है बेटा, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। अब देखिए कि इससे क्या संबंध आपको मिल सकता है, एक्स वाई अगर एक पूर्णांक है तो इससे क्या मिल सकता है कि x माइनस एक्स अगर हम करते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कि कोई पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वाला भी टर्म, ठीक है, 0 भी और पॉजिटिव वाला भी टर्म। ठीक है बेटा, तो x माइनस वाई, अब किसी को x मान लीजिए 1 में से अगर हम किसी को भी घटाएं, 0 को घटाएं तो क्या मिल गया, 1 मिल गया, जो कि एक पूर्णांक है ना बेटा। अब देखिए अगर 2 में से किसी को हम घटा दें, 2 में से 1 को घटा दिया तो एक मिला, वो भी पूर्णांक है, एक 1 निगेटिव वाला -2 माइनस 1, तो ये क्या मिल गया, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, तो ये भी एक पूर्णांक है, यानी कि ये स्वतुल्य होगा, यानी कि सभी पूर्णांकों को, किसी भी पूर्णांक को अन्य किसी पूर्णांक से घटाने पर पूर्णांक ही प्राप्त होगा। पूर्णांक से घटाने पर पूर्णांक ही प्राप्त होगा, अतः ये क्या है, स्वतुल्य है, पूर्णांक ही प्राप्त होगा, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब संक्रामक क्या कहता है कि a का b से संबंध होना चाहिए, अगर है तो b का भी a से संबंध होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देखते हैं 1 में से 2 घटाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा, जो कि एक पूर्णांक है, और वही अपोजिट अगर 2 में से 1 घटाते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि एक पूर्णांक है। आप किसी में से किसी को भी अगर घटाते हैं तो आपको पूर्णांक ही प्राप्त होगा, अगर a माइनस बी करिए या b माइनस a करिए तो आपको पूर्णांक ही प्राप्त होगा, यानी कि ये आपके दिए गए नियम को, दिए गए संबंध को सेटिस्फाई कर रही है। अब देखिए संक्रामक के लिए क्या करेंगे, यदि x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा, अतः सम्मित होगा। सेम चीज संक्रामक में सेम चीज क्या, कि अगर a का संबंध b से है, b का संबंध c से है, तो c का संबंध भी a से होना चाहिए, यानी कि अगर x माइनस वाई और y माइनस जेड पूर्णांक है तो उनका योग भी, अच्छा चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हो गया सम्मित। ओके, अब हम संक्रामक देखते हैं। ठीक, संक्रामक देखते हैं क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम कोई 2 टर्म उठाते हैं, 1 2 और -1। ठीक है बेटा, तो देखिए अगर 1 - 2 करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 1 - 2 तो कितना होगा, -1। ठीक, वैसे ही अगर -2 -1 करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस, तो क्या मिलेगा, +-1। ठीक है, समझ में आया कुछ बात। अच्छा, यहाँ पे मैं बात आपको समझाती हूँ कैसे, कि इसको मान लीजिए आप a, अभी c हटाइए, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, और एक मान लीजिए आपका
सी। सी आप क्या मानेंगे? देखिए, अगर a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हुआ? -1, तो ये क्या मिला आपको? ये था a, ये था b, तो ये क्या मिल गया आपको? अगर a का संबंध b से है और b का संबंध c से है, ओके, एक और संबंध लेते हैं 1, जो कि क्या है c। अब देखिए, अब इसको हम b माने थे ना, तो b का संबंध b माइनस 1 करिए तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो ये आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको? ये आपको c मिल गया। ठीक है बेटा, ये आपको c मिला ना, आपको मिला ना, आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर a का संबंध b से है और b का संबंध c से है, तो c का संबंध भी a से होगा। समझ में आया? यहाँ पे आ गया c और a सेम सेम आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई और y माइनस जेड अगर पूर्णांक है, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो x माइनस जेड भी पूर्णांक होगा। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे? इसको तो आप ऐसे इतना लंबा करने की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो y x माइनस जेड आ जाएगा। x माइनस वाई, ठीक, माइनस y माइनस जेड। ठीक है, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड। ठीक है, प्लस y माइनस जेड करेंगे, माइनस y प्लस y कट गया, यहाँ पे क्या आ गया? x माइनस जेड। ठीक है, x माइनस जेड आ गया ना। तो अगर x माइनस वाई और y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो ये भी एक पूर्णांक होगा। अगर यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो समझ में आएगा कि मान लीजिए कि अगर हम a इज इक्वल टू 1 लेते हैं और b इज इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है, या एक्स वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स वाई किया हुआ है ना, तो हम एक बार एक्स वाई लेके चलते हैं, देखते हैं एक्स वाई के थ्रू आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब मान लीजिए, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, तो मान लीजिए कि x इक्वल टू 1 ले लिया और y इज इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है बेटा, तो क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई और y माइनस जेड एक पूर्णांक है। ठीक है, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो और यहां से z इज इक्वल टू 1 ले लीजिए या -1 ले लीजिए, तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है और y माइनस जेड 2 माइनस -1 इज इक्वल टू 3, ये भी एक पूर्णांक है। तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। 1 माइनस -1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया, ये भी एक पूर्णांक है। यहाँ पे आपको बराबर दिखाने की जरूरत नहीं कि a बराबर b बराबर c तो c बराबर a, ऐसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको नियम में क्या बोल रखा है कि वो एक पूर्णांक है। पीछे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था कि मैंने बोला कि ये दोनों सेम सेम आ गए। आप कोई भी z की वैल्यू -1 लीजिए, 2 लीजिए, 3, 4, कोई भी पूर्णांक लीजिए, आपको बस क्या होना चाहिए? घटाने पर x माइनस जेड करने पर आपको क्या मिलना चाहिए? पूर्णांक मिलना चाहिए, क्योंकि आपके संबंध में ये स्पष्ट किया गया कि आपको पूर्णांक मिलता है x माइनस वाई करते हैं, तो संक्रामक में हम क्या करेंगे? ऐसे करके हम अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते, क्योंकि ज्यादा अगर आपके क्वेश्चन मैंने कराया तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगी। आगे के सेशन में हम थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक्स से समझेंगे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे कर लें। ठीक है बच्चों, अगर सेशन अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि मैंने डीपली आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।